But pardon the gentles all, the unrace that hath dared on this unworthy scaffold to bring forth so great an object. Hi people, these are opening lines of Henry V. The full title is The Life of Henry V, written by none other than our bard, that is Shakespeare. Now it is rightly said that Shakespeare is timeless and he is not for an age but for all time. So all the Shakespearean lovers, this video is for you because over here we are going to discuss about Henry V. Now let me tell you some important details before we start the actual video. The first thing that you must remember is that Henry V starts with the invocation of Muse. This invocation of Muse is to second thing, Sir John Falstaff, who is a major character in Henry IV Part 1 and Henry IV Part 2, dies in this Henry V. Now let me tell you, it is a tetralogy. Now tetralogy is series of 4 books. So yes, that is the second thing you must remember. What you must remember is Queen Elizabeth adored the character of Sir John Falstaff. She was unhappy that Sir John Falstaff dies in the beginning of Henry V. So she requests the Shakespeare that please resurrect the character of Sir John Falstaff, where Falstaff falls in love. And then Shakespeare resurrects the character of Sir John Falstaff in the play Merry Wives of Windsor, which was published 3 years later. Number 4 thing which you must remember is the battle which is fought in Henry V is named as Battle of Agincourt. Now this entire scene of battle which is shown, it is quite epic. Okay, the dialogues are fantastically written. The battle is fought on the day of St. Crispin's Day. So this important details you must remember. Now without any further ado, let's dive into the plot. But if you haven't yet subscribed to my channel, then do subscribe to it and hit the bell icon so that you never miss an update. अब एक्ट 1 ओपन होता है जहां हम पता चलता है आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और बिशप ऑफ एलाई डिस्कस कर रहे हैं एक बिल के बारे में, और वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ये दोनों का। तो ये दोनों ये बात डिस्कस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो किसी तरह से हेनरी V जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड है उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे और ये बिल पास ना करवाए। तो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और बिशप ऑफ एलाई ये भी बात करने लगते हैं कि कैसे जब ये प्रिंस हाल थे तो कितने वाइल्ड थे, और अब देखो वो उनके पास जितने भी गुण हैं वो सारे ही गुण एज अ क्रिश्चियन किंग बन चुके हैं। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है उनकी डैडी की मौत के बाद। तो यही बातें आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और बिशप ऑफ एलाई डिस्कस कर रहे हैं। अब जो लुइस द डॉफिन है जो कि एक्चुअली एंटागनिस्ट है और प्रिंस है फ्रांस का, वो किंग हेनरी ऑफ इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए टेनिस बॉल भेजता है एक बॉक्स में। तो इसमें हेनरी V बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे इतना अंडर एस्टिमेट किया है, अब मैं ये टेनिस बॉल को गन स्टोन्स में बदल दूंगा। अब क्या है कि ये जो टेनिस बॉल है वो अपने आप में बहुत बड़ा सिंबल है
कि हेनरी द फाइव अभी बच्चा है और उसे अभी टेनिस बॉल से खेलना चाहिए, पर हेनरी द फाइव का एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, रवैया पूरा ही चेंज हो चुका है। वो एक होली चर्च के लवर है, साथ ही साथ उनके पास क्रिश्चियन किंग्स के सारे ही वर्चूज प्रेजेंट है। तो वो बताता है कि एक जमाने में हाँ टेनिस हम खेला करते थे, पर अब हम वॉर में जरूर खेलेंगे और उस दिन मैं जरूर तुम्हें इस टेनिस बॉल का जवाब दूंगा, और ये टेनिस बॉल को मैं गन स्टोन्स में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी हेनरी द फिफ्थ नहीं। अब हेनरी द फिफ्थ फ्रांस निकलने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रांस में उनका अधिकार है और फ्रांस के राजा वो ही होने चाहिए। पर जब वो फ्रांस के लिए निकलते हैं उसके पहले एक ऑर्डर देते हैं कि जो इंसान जिसने अल्कोहल पी के किंग के बारे में बहुत बुरा भला बोला था उसको छोड़ दिया जाए। तब हेनरी द फिफ्थ के 3 बहुत ख़ास आदमी, जिनका नाम है रिचर्ड, हेनरी और सर थॉमस ग्रे, ये तीनों ही बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये तीनों के बारे में मैं आपको बता दूं, जो रिचर्ड है वो अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज है, हेनरी है वो स्क्रूप ऑफ मार्शम है, और सर थॉमस ग्रे है वो नाइट ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है। अब ये जो नाम के नीचे जो मैंने लिखा है वो रैंक है उनका इंग्लैंड के इसमें। तो ये तीनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, इससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये तीनों ने पैसे लिए हैं फ्रांस से कि हेनरी द फिफ्थ फ्रांस पहुँचे, इसके पहले हैम्पटन में ही हेनरी द फिफ्थ को मार दिया जाए। तो हेनरी द फिफ्थ को ये जो प्लॉट है इसके बारे में अच्छे से पता चल गया है, और हेनरी द फिफ्थ तीनों को एक एक पेपर पकड़वाते हैं और ये प्रूफ देते हैं कि भाई तुमने ऑलरेडी ही पैसे लिए हैं फ्रांस से और मुझे ये बात की खबर है। तब हेनरी द फिफ्थ बहुत अच्छा कोट बोलते हैं कि इफ़ लिटिल फॉल्ट्स प्रोसीडिंग ऑन दिस टेम्पर shall not be winked at, how shall we stretch our eye when capital crimes chewed, swallowed and digested appear before us? अब ये कोट का सीधा सीधा मतलब ये है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा तो जब बड़े बड़े क्राइम्स आएंगे, जैसे कि राजा को मरवा डालना, तो मैं उसको किस प्रकार से ट्रीट करूँगा। तो ये हेनरी द फिफ्थ बहुत अच्छा कोट बोलते हैं, और इसी के साथ रिचर्ड, हेनरी, सर थॉमस ग्रे को ट्रेचरी के इल्ज़ाम में उनको मार दिया जाता है, उनको मारने का ऑर्डर दिया जाता है। अब हम देखते चारों तरफ बम धमाके फूट रहे हैं। अब ये जगह है हाफलर। यहाँ पर जो हेनरी होता है वो मोटिवेट करता है अपने सोल्जर्स को ये बोलकर कि गॉड फॉर हैरी, इंग्लैंड एंड सेंट जॉर्ज। और यहाँ का जो मेयर होता है, हाफलर का मेयर होता है, वो भी कहता है कि मैं कब से फ्रांस का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर फ्रांस का जो प्रिंस है वो कहता है कि उसके लोग अभी रेडी नहीं हैं इसको सर्व करने के लिए। तो मेयर भी घुटने टेक देता है हेनरी के सामने। मैं बता दूँ, किंग हेनरी के बहुत पुराने दोस्त बारडोल्फ, वो बहुत पुराने दोस्त थे हेनरी के, और इसने चोरी की हुई होती है चर्च में। तो इसके लिए ये दोष के वजह से उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे फांसी पर लटकाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वॉर स्टार्ट होने से पहले जो किंग हेनरी है वो अपना वेश बदल लेते हैं। वो सर थॉमस एपिगन से अपना क्लोक मांगते हैं और वेश बदलकर 3 सोल्जर से मिलते हैं। जो पहला सोल्जर होता है वो होता है अलेक्जेंडर कोर्ट,
सेकंड जो होता है वो होता है जॉन बेट्स और थर्ड होता है वो होता है माइकल विलियम्स। और हेनरी फिफ्थ और माइकल विलियम्स के बीच एक कह सकते हो कि एक आर्ग्यूमेंट छिड़ जाती है, जहाँ पर हेनरी फिफ्थ वेश बदल कर बोलते हैं कि जो किंग है उसके जो वॉर है वो जस्टिफाइड है। तब माइकल विलियम्स एक बहुत अच्छा कोट बोलता है, वो कोट मैं आपको समझाना चाहूँगी। वो कोट ये है कि माइकल विलियम बोलता है कि बट इफ़ द कॉज बी नॉट गुड द किंग हिमसेल्फ हैथ अ हैवी reckoning to make when all those legs and arms heads chopped off in battle shall join together at the latter day and cry all we died at such a place। तो यहाँ पर माइकल विलियम बोलता है कि अगर जो किंग हेनरी है जो उसकी वजह बैटल करने की है वो सही नहीं रही ना, तो जो कटे हुए हाथ पैर मुंह हैं वो रो रो के चीख चीख कर बोलेंगे कि हम इस जगह पर मरे थे। और किंग हेनरी को भी जवाब देना पड़ेगा जजमेंट के दिन कि ये जो हुआ है बैटल उसके लिए बहुत बुरा अंजाम फेस करना पड़ेगा उन्हें जजमेंट के दिन। तो उसे उम्मीद है कि जो किंग हेनरी कर रहे हो वो सही हो, वरना ये सब चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ेगी। अब ये बोलकर माइकल विलियम हेनरी को अपना ग्लव देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन अगर ये बैटल होने के बाद अगर हम ज़िंदा बचे तो हम एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। और यही कहकर एंड हो जाता है ये सीन का। अब लड़ाई है वो फ्रांस के साथ स्टार्ट हो जाती है और जो हेनरी किंग ऑफ इंग्लैंड है उसके जो ट्रूप्स और सोल्जर्स है वो बहुत कम है कंपेयर टू फ्रांस। तो वो बहुत इंस्पिरेशनल लाइंस बोलते हैं, वी फ्यू वी हैप्पी फ्यू वी बैंड ऑफ ब्रदर्स फॉर ही टुडे दैट शेयर्स हिज ब्लड विथ मी शेल बी माई ब्रदर। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कोट करते हैं हेनरी फिफ्थ, जो बोलते हैं कि सेंट क्रिस्पिन्स डे है और हम बहुत लकी है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इंग्लैंड के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं है वो कोसेंगे अपने मैनहुड पे कि वो इस दिन पर मौजूद नहीं है। जिस दिन सेंट क्रिस्पिन्स डे बनाया जाएगा उस दिन जितने भी सोल्जर्स हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। तो चलो आओ लड़ते हैं हम। और यही एपिक कोट के बाद लड़ाई होती है और लकीली इंग्लैंड जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है, जहाँ पर फ्रांस के 10,000 लोग मारे जाते हैं, वहीं इंग्लैंड के सिर्फ 28 लोग मारे जाते हैं। जबकि इंग्लैंड के लोग ऑलरेडी बहुत कम थे, तब भी ये जीत हो जाती है हेनरी फिफ्थ किंग ऑफ इंग्लैंड में। एंड होते होते हम देखते हैं कि हेनरी फिफ्थ कुछ डिमांड करते हैं फ्रांस से और फ्रांस मान जाती है। जो प्राइमरी डिमांड हेनरी फिफ्थ की होती है वो होती है कैथरीन के साथ शादी। तो ये भी मुमकिन हो जाता है और इसी के साथ एंड होता है, जहाँ पर कोरस हमें बताते हैं कि अभी तो ये जीत गए, पर जब आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंग्लैंड हार जाएगा हेनरी सिक्स्थ के समय पर। तो इसी के साथ एंड होता है हमारा ये बहुत ही अच्छा शेक्सपियरियन प्ले हेनरी फिफ्थ।